हाय गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? देखो, व्यतिकरण में हमें कम से कम दो तरंगे चाहिए। कम से कम दो तरंगे चाहिए। दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए और आयाम जो है वो लगभग समान। देखो, आयाम बराबर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग बराबर होना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा में? देखो, दो तरंगे, दोनों की आवर्ती समान होनी चाहिए, आयाम समान या लगभग समान हो, और दोनों तरंगे एक ही दिशा में अध्यारोपित हो रही हो या एक ही दिशा में संचरित हो रही हो। तो उन दोनों तरंगों का अध्यारोपण होने के बाद जो परिणामी तरंग बनती है, उस तरंग की तीव्रता कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम मिलती है। ये जो परिघटना है इसे अपन कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जब समान आवर्ती एवं लगभग समान आयाम की दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हो तो अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्राप्त जो तरंग है उसकी तीव्रता कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम मिलती है, जिससे इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। अब प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? देखो, नंबर 1, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। इससे जस्ट पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत वो होते हैं जिससे जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं उनके मध्य कलांतर समय के साथ क्या रहता है? नियत। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे स्रोत होने चाहिए जिससे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या हो? नियत। या फिर अपन बोल सकते हैं कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। नंबर 2 है, दोनों तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। आयाम है वो या तो बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर, ताकि बराबर होगा तो विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगों का आयाम एक दूसरे से निरस्त होकर परिणामी तीव्रता आपको क्या मिलेगी? शून्य। तो वो अलग अलग, जैसे ब्लैक पट्टिका अलग मिलेगी, ब्राइट अलग मिलेगी, इस प्रकार से अलग अलग विभेदन हो जाएगा। उसमें व्यतिकरण में पूर्णतः अंधकार होगा, यानी ब्लैक पट्टिका मिलेगी विनाशी व्यतिकरण में, और संपोषी व्यतिकरण में एकदम चमकीली मिलेगी। तो इन दोनों के मध्य अंतर अलग अलग दिखेंगी, वो ब्लैक अलग दिखेगी, वो लाइट अलग दिखेगी। ठीक है, तो उनके मध्य विपर्यास अच्छा हो जाएगा, इसलिए आयाम लगभग बराबर या बराबर होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 है, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए? एक वर्णी। दोनों का एक ही रंग होना चाहिए ताकि इनकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य क्या हो? समान हो जाए। नंबर 4 है, दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। ये बात अपनी परिभाषा में भी आ गई थी इसकी। फिर है, दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट और संकीर्ण होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट होने चाहिए, और संकीर्ण यानी वो स्रोत बड़े नहीं होने चाहिए, एकदम पतले स्रोत होने चाहिए। नंबर 6, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कम होना चाहिए। पथ का अंतर, ये नहीं कि एक तरंग बहुत ज्यादा दूरी तय करे, एक कम तय करे। दोनों का पथ का अंतर है वो बहुत बराबर हो तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो तो वो चलता है, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 7वां है, यदि प्रकाश तरंगें ध्रुवित हैं तो उनके ध्रुवण तल हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही समतल में होने चाहिए। ये ध्रुवण अपना इसी चैप्टर में आएगा आगे के लेक्चर में। तो इसमें जब ध्रुवित प्रकाश होगा तो ध्रुवित प्रकाश के जो ध्रुवण तल हैं वो एक समतल में होने चाहिए। ठीक है, ये था प्रकाश का व्यतिकरण, इसकी डेफिनेशन और आवश्यक शर्त है। अब अपन देखेंगे इसका गणितीय प्रारूप। तो देखो, व्यतिकरण के गणितीय प्रारूप में अपन दो तरंगे मानेंगे। माना दो तरंगे, पहली है y1 = a1 sin ओमेगा t। ठीक है, एक तरंग तो ये मान ली। दूसरी y2 = a2 sin
ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या है? कला का अंतर है। ठीक है, कलांतर है ये, दोनों तरंगों के मध्य कला का अंतर जो बार बार जिक्र हो रहा था, कलांतर। ठीक है, अब देखो ये जो y1 और y2 दो तरंगे हैं, इनका अध्यारोपण होगा, तो अध्यारोपण से परिणामी तरंग का विस्थापन कितना आएगा? परिणामी तरंग का विस्थापन देखें तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ठीक है, इन दोनों का अध्यारोपण कर रहे हैं अपन, तो y इज इक्वल्स टू y1 कितना है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ a साइन a प्लस बी का रूल अप्लाई कर देंगे इसमें, साइन a प्लस बी का। ठीक है, तो अपन लिख देंगे कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ये रूल इसमें अप्लाई करेंगे, तो देखो y इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। यहाँ तक तो ऐसा कैसा रहा? ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, इसमें साइन a प्लस बी का रूल लगा के इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ तो बचेगा a1, इसमें बचेगा प्लस a2 साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया, आगे है कोस फाई, तो कोस फाई प्लस देखो यहाँ साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो अब इसमें लेना है कोस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी अलग लेंगे, तो इसमें बचेगा a2 साइन फाई। ठीक है, अब हम इसको साइन ए, इसको कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी ये वाली फॉर्मेट में ये मिल गया, इसको वापस साइन ए प्लस बी में लिखेंगे, तो हमें मानना पड़ेगा, यहाँ मानेंगे कि माना a1 प्लस a2 कोस फाई जो है ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की वैल्यू की जगह अपन मानेंगे r कोस थीटा, r कोस थीटा। ठीक है, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है a2 साइन फाई, इसकी जगह अपन मानेंगे r साइन थीटा। ठीक है, ये मानेंगे, ये इसमें रखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? साइन ओमेगा टी कोस r कोस थीटा, r कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी, और इस ब्रैकेट की जगह r साइन थीटा। दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो r को कॉमन ले लेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू r कॉमन लेने के बाद अपने पास साइन ओमेगा टी कोस थीटा, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस इसमें बचेगा कोस ओमेगा टी साइन थीटा, कोस ओमेगा टी साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा
आर, इसको देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह इसमें ओमेगा टी है प्लस बी की जगह इसमें थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका परिणामी विस्थापन। इसको अपन क्या बोलेंगे, परिणामी विस्थापन। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा था तरंग, परिणामी तरंग का विस्थापन, इसलिए इसको बोला है परिणामी विस्थापन। इसमें आर आया है, ये क्या है, तो यहाँ आर है परिणामी आयाम, परिणामी आयाम, जो परिणामी तरंग आई है अपनी, इसका आयाम। तो जो थीटा है ये है परिणामी कलांतर, परिणामी कलांतर। देखो पहली तरंग ये थी, दूसरी ये थी, इन दोनों तरंगों का कलांतर था फाई। ये परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग का कलांतर परिणामी कलांतर हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू और निकालेंगे अपन। ठीक है, इससे पहले ये जो हमने माना था, माना था इन समीकरणों को ए नंबर और बी नंबर दे देंगे इनको, ए नंबर और डी नंबर। ये तो ए नंबर है, ये बी नंबर। ठीक है, ए और बी दे देंगे इन समीकरणों को, ये अपने काम में आएंगे। ठीक है, किसमें, ये परिणामी आयाम और परिणामी कलांतर निकालने में। तो अपन पहले निकालते हैं परिणामी आयाम, परिणामी आयाम जो कैपिटल आर है। परिणामी आयाम निकालेंगे तो इन दोनों समीकरणों का, समीकरण ए और समीकरण बी का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण ए तथा बी का वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे। तो देखो इसका वर्ग करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, एलएचएस का वर्ग एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस का आरएचएस में। तो A1 प्लस A2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर, A2 साइन फाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। ब्रैकेट हटाएं तो इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूल लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे चलेगा। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, प्लस A2 स्क्वायर, A2 साइन फाई का स्क्वायर करेंगे तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा होगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो A2 का एक ये पद है, एक ये है, दोनों को नजदीक लिखेंगे। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। अब यहाँ देखो क्या है, इसके साथ है A2 साइन स्क्वायर फाई, तो प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बच गया ये प्लस 2A1 A2 कोस फाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों में देखो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे अपन, तो अपने पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आर स्क्वायर अपना कॉमन आ गया इसमें। अब हम यहाँ भी देखो A2 स्क्वायर, इन दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो देखते हैं कैसे हुआ। तो देखिए इधर A2 कॉमन लेंगे इसमें, तो A1 स्क्वायर ऐसा कैसा है अपना, प्लस A2 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, कोस स्क्वायर फाई
प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1a2 कोस फाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1। तो भी यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ये भी 1 हो जाएगा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2a1a2 कोस फाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आपको चाहिए आर की वैल्यू, आयाम आर होता है, आर स्क्वायर है, तो आर निकालेंगे तो इस पर अंडरूट लगेगा। तो अंडरूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कोस फाई इज इक्वल्स टू आर। तो आर अपना आ जाएगा अंडरूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कोस फाई। ठीक है, यह आयाम का फॉर्मूला आया है जो अपने काफ़ी टाइम में न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए काम में आएगा। इसमें a1 क्या है, फर्स्ट तरंग का आयाम, a2 सेकंड का आयाम, और फाई है दोनों तरंगों के मध्य कलांतर। ठीक है, ये था परिणामी आयाम। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके यहाँ मैं कैलकुलेट करूँगा परिणामी कलांतर, और फिर इधर कैलकुलेट करूँगा परिणामी तीव्रता। इसकी तीव्रता करनी आएगी। परिणामी आयाम हो गया, परिणामी कलांतर निकालेंगे पहले, फिर परिणामी तीव्रता। ठीक है, उसमें हमें इन दोनों तरंगों की ये जो दोनों इक्वेशन है इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं अपन परिणामी कलांतर। तो देखो परिणामी कलांतर में हमने जो स्टार्टिंग में व्यतिकरण का डेरिवेशन किया था उसमें a और b समीकरण थी, तो समीकरण b/a करेंगे। तो समीकरण b/a से, यानी b में a का भाग देंगे। तो b/a से करेंगे तो क्या होगा, r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इज इक्वल्स टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रहेगा इज इक्वल्स टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम बोलते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। ठीक है, कोस फाई है। हमें परिणामी कलांतर चाहिए थीटा, तो परिणामी कलांतर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टेन इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। ठीक है, ये अपना आ गया परिणामी कलांतर। इसमें भी a1 फर्स्ट तरंग का आयाम है, a2 सेकंड का आयाम है, और फाई दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे परिणामी तरंग जो आई है उसकी तीव्रता कितनी है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता कैपिटल I, ये कितनी होगी। तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। अपन लिखेंगे परिणामी तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। परिणामी
तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यानी तीव्रता समानुपाती आयाम आई समानुपाती, देखो परिणामी तरंग की तीव्रता परिणामी तरंग का ही आयाम लेना पड़ेगा, यानी कैपिटल आर के वर्ग के आयाम का क्या करना है आपको, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो आर के समानुपाती। इक्वल में करेंगे तो यहाँ आएगा के नियतांक, के इंटू आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू इसमें रख देंगे अपन, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडरूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ये आर की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, इसके बाद देखेंगे क्या होगा। हाँ, तो इस आयाम की हम वैल्यू इसमें रखेंगे, तो I इज इक्वल्स टू होगा के अंडरूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडरूट हट जाएगा, तो I इज इक्वल्स हो जाएगा के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो I इज इक्वल्स टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कोस फाई। के से मल्टीप्लाई कर दिया इसको ब्रैकेट हटा के। अब अपन देखेंगे, देखो यदि फर्स्ट तरंग की तीव्रता लें, देखो हमने क्या कहा था कि तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। तो फर्स्ट तरंग की तीव्रता देखें तो समानुपाती होगी A1 के वर्ग की, क्योंकि फर्स्ट तरंग का आयाम कितना था, A1, तो A1 के स्क्वायर पे। इसको इक्वल करेंगे तो इक्वल्स टू आएगा के A1 स्क्वायर। ठीक है, अंडरूट I1 करें तो I1 का अंडरूट लेंगे तो यह आएगा अंडरूट के A1 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर है इसलिए A1 तो बाहर आ जाएगा, तो अंडरूट I1 इज इक्वल्स टू आएगा A1 अंडरूट के। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अपन सेकेंड तरंग के लिए देखें तो सेकेंड तरंग की तीव्रता I2 समानुपाती क्या होगी, A2 स्क्वायर। सेकेंड की तीव्रता सेकेंड के आयाम के समानुपाती, इसका अपन समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर में लेते के A2 स्क्वायर हो गया। अब इसका अंडरूट करें तो अंडरूट I2, तो दोनों तरफ अंडरूट आएगा, के A2 स्क्वायर। तो अंडरूट I2 की वैल्यू कितनी आई, A2 बाहर आ जाएगा और अंडरूट में के। तो अब अपने पास ये डाटा है, देखो एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, दो डाटा तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी और दो इनकी पड़ेगी। ठीक है, इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, वो कैसे होगी, तो देखो पहले इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे I इज इक्वल्स टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2। ये जो के है इसका एक दो टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, अंडरूट के इंटू अंडरूट के A1 A2 कोस फाई। अब इसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है अपने, तो के A1 स्क्वायर की जगह तो अपन क्या लिखेंगे, I1, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस के A2 स्क्वायर की जगह I2 प्लस 2 अंडरूट के A1 A2 और अंडरूट के A1 A2 है। एक बार तो एक अंडरूट के साथ A1 ले लेंगे, तो अंडरूट के साथ A1 लेंगे तो अंडरूट I1 हो जाएगा, तो अंडरूट I1। दूसरे अंडरूट के साथ अपन A2 ले लेंगे, तो अंडरूट के इंटू A2 करें तो अंडरूट I2 बनता है।
और इनटू में cos फाई। ये अपने आ गई परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ठीक है, या परिणामी तरंग की तीव्रता। तो हमने देखो पहले तो परिणामी तरंग का विस्थापन निकाला है, यानी व्यतिकरण का गणितीय प्रारूप था। तो व्यतिकरण के गणितीय प्रारूप में पहले तो दोनों तरंगों को अध्यारोपित करके दोनों तरंगों से जो नई तरंग बन रही है उसके बारे में हमने देखा, जो उसका विस्थापन आया था कैपिटल R sin ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें परिणामी आयाम निकाला था, परिणामी कलांतर निकाला है और परिणामी तीव्रता, ठीक है। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं परिणामी तीव्रता के, परिणामी कलांतर के, इससे पहले परिणामी आयाम के, ये अपने व्यतिकरण के प्रकार में काम में आएंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के प्रकार। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।